वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी की ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नवाचार शुरू करने वाला हूं, जिसमें अपन राजस्थान जीके के प्रश्नों को तो हल करेंगे ही, वो मॉडल पेपर के हिसाब से हल हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो 26-27 मॉडल पेपर मैंने हल करवा दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर जरूर चेक करना। ठीक है, आज से मैं आपको साइंस, जी हाँ साथियों, साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक दिन छोड़कर एक दिन आपके पास साझा जरूर करूंगा। 20 से लेकर के 25 प्रश्नों को हम हर रोज, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन आपके लिए 20 से 25 प्रश्नों की वीडियो आपके लिए मैं साझा करूंगा, जिसमें महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के अलावा किसके साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक जो एग्जाम में पूछे गए, आरएसएसएमबी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आपकी एग्जाम करवाएगा, उसके द्वारा पूछे गए अब तक के राजस्थान जीके के अलावा किसके दैनिक विज्ञान के प्रश्नों को मैं आपके सामने साझा करूंगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सबने सिलेबस देखा होगा पशु परिचर का, उसमें साफ साफ शब्दों में लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि दैनिक विज्ञान क्या आएगा, आपके दैनिक विज्ञान आएगा। अब बच्चे हाउलड़ मचा रहे हैं कि सर दैनिक विज्ञान में पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, दैनिक विज्ञान जो अपने जीवन से जुड़ी विज्ञान है, छोटी मोटी, ठीक है, 6 से लेकर के 8वीं तक की विज्ञान, जिसको हम दैनिक विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं। वैसे तो दैनिक विज्ञान 6 से लेकर के 10वीं तक होती है, लेकिन आपके पशु परिचर में सिर्फ और सिर्फ 6 से लेकर 8वीं तक के विज्ञान के प्रश्नों जो किताबें होती हैं, उन्हीं में से प्रश्न आपके मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, लगभग आपके 15 से लेकर के 20 प्रश्न आपके विज्ञान विषय से पूछे जाएंगे। ठीक है, और इतने ही लगभग प्रश्न गणित विषय से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विज्ञान, मैं दोस्तों बीएससी बीएड स्टूडेंट हूं, तो इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं कि विज्ञान के किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में मैं आज से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो 6 से लेकर के 8वीं तक की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते, सर हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप लगातार इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिए, आपकी दैनिक विज्ञान का पाठ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या सहित मैं आज आपके लिए बताने वाला हूं आज से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, तब जाकर ही आपके कुछ समझ में आएगा कि क्या मानना है। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके है, जी सभी प्रश्न अपने आरएसएसएमबी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, वही प्रश्नों से अपन प्रैक्टिस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों अपन को पता नहीं है कि पशु परिचर में किस तरह से विज्ञान पूछा जाएगा, लेकिन इतना पता है कि आरएसएसएमबी जो भी भर्ती परीक्षा पिछले करवा चुकी है, उसी के आधार पर तो पूछेगी, इसके अलावा तो जाने से रही वो। ठीक है, यूपीएससी लेवल के, आरएस लेवल के तो विज्ञान के प्रश्न पूछेगी नहीं, तो यानी कि वो दैनिक विज्ञान से संबंधित पूछेगी। तो अपन आरएसएसएमबी के जितने भी पुराने मॉडल पेपर हुए हैं विज्ञान के, उनके बारे में बात कर लेंगे, तो अपना विज्ञान का विषय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूं, आप देखते रहिएगा, अंत तक देखते रहिएगा, आप सबको पता चल जाएगा कि विज्ञान से इस तरह से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिओक्सीकारक नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, कौन सा प्रतिओक्सीकारक नहीं है। ये अपने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती हुई थी 2022 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रतिओक्सीकारक नहीं है। तो प्रतिओक्सीकारक के बारे में सबसे पहले तो बात करते हैं, प्रतिओक्सीकारक क्या होते हैं। तो प्रतिओक्सीकारक वे अणु होते हैं जो अन्य अणुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं। क्या होते हैं? प्रतिओक्सीकारक अणु वे होते हैं जो अन्य अणुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं, या अन्य अणुओं की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। समझ में आ गई? प्रतिओक्सीकारक क्या होते हैं? यानी कि वे अणु होते हैं जो अन्य अणुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं, या अन्य अणुओं की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, या तो बचाते हैं या फिर धीमा कर देते हैं। तो विटामिन ई तो प्रतिओक्सीकारक है नहीं, ठीक है, सेलेनियम नहीं है, ठीक है, और लाइकोपिन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा, एस्पारेटम। क्या जाएगा? एस्पारेटम क्या है? प्रतिओक्सीकारक नहीं है। ठीक है, और ये सॉरी ये तो है, विटामिन ई है, सेलेनियम है, ग्लाइकोपिन है, ये क्या है? प्रतिओक्सीकारक है, लेकिन एस्पारेटम प्रतिओक्सीकारक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए और भी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। देख लीजिए, पक्षियों से अध्ययन से पूछ रहा है आपको, तो आप सबको पता है पक्षियों से अध्ययन की शाखा कौन सी है। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो भाई मत्स्य विज्ञान से संबंधित शाखा को ईच थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईच थियोलॉजी। ठीक है, तो ये तो रही बात अलग की, मतलब भाई ये तो मत्स्य विज्ञान से संबंधित है। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी अपने फल से संबंधित अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी अपने कीट विज्ञान से संबंधित विज्ञान को एंटोलॉजी कहते हैं। अब ऑर्निथोलॉजी आ गया पक्षियों से संबंधित, तो ऑर्निथोलॉजी अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्या कि ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी को ही क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा, और ये इसकी व्याख्या रही। ठीक है, प्रश्न के साथ साथ आपकी व्याख्या हो रही है, कितने सरलतम माध्यम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्नलिखित में से किस दिनांक को मनाया जाता है। ये भी विज्ञान से संबंधित है। भाई तंबाकू छुड़ाओगे आप तो तंबाकू निषेध दिवस के बारे में तो पता होना चाहिए। जी हाँ, तो 31 मई को, हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। और ये देख लीजिए प्रयोगशाला सहायक विज्ञान परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और सबको पता है कि सर 5 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस, विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। बस पर्यावरण और
और अपने योग दिवस, ये जून महीने में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी आवाज की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, एच जेड में, ठीक है, आप सबको पता है। तो किसकी आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो न्यूनतम आवृत्ति किसकी होगी। देखिए देखिए बात करते हैं औरत लड़की, औरत की या लड़की की, लड़का की या फिर पुरुष की। बात कर रहे हैं अपन किसकी आवृत्ति, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में आवृत्ति को मापते हैं, ठीक है। तो इसमें किसकी आवृत्ति कम होगी, तो किसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी, तो न्यूनतम आपका सबका सही जवाब जाएगा या तो लड़की की तरफ या फिर औरत की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं पुरुष की आवृत्ति, जी हाँ साथियों, पुरुष की आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम होगी, पुरुष की आवृत्ति सबसे कम होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि तेल पानी में क्यों नहीं घुलता। बताओ भाई, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता, तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तेल के अणु क्या होते हैं, पानी से बड़े होते हैं। ए भी ए केवल ए सही नहीं है कि तेल के अणु ध्रुवीय होते हैं, ये भी नहीं है, ए और बी भी गलत है, ठीक है, बस ए किसे आ जाएगा, क्योंकि तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं इसलिए तेल पानी में नहीं घुलता, ठीक है। व्याख्या की बात करें तो तेल के अणु पानी के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते, इसलिए तेल पानी में नहीं घुलता। अगर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते तो तेल पानी में आसानी से घुल जाता, ठीक है। जिस तरह से पानी पानी में घुल जाता है, दूध पानी में घुल जाता है, ठीक है, इस तरह से शक्कर पानी में घुल जाती है, नमक पानी में घुल जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके प्रश्न हल होते हैं, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है कि सौरमंडल में सामान्य ताप पतन दर कितना है। तो सौरमंडल की बात आ रही है और सौरमंडल में सामान्य ताप पतन दर आपसे पूछ ले तो आपको बेझिझक क्या बताना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस बटे में, जी हाँ 6.5 के बटे में कितने करना है, 1000 मीटर करना है, ठीक है। ये अपने सामान्य ताप पतन दर, ठीक है, किसमें, सौरमंडल में। समझ में आ गई, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस बटे 1000 मीटर, ठीक है, सौरमंडल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सही ढंग से देखिए साथियों, क्या कह रहा है कि मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है। मृग तृष्णा क्या होती है, आपने मरुस्थल में देखा होगा या फिर सड़क पर चलते चलते आपने महसूस किया होगा कि जब हम सड़क पे देखते हैं फिर मरुस्थल में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सड़क के ऊपर पानी भरा हो, लेकिन वास्तव में पानी है नहीं वहां पे। अपन थोड़ी दूर चलते हैं और देखते हैं पानी है ही नहीं, ठीक है। या फिर आपने रेत के टीलों के ऊपर आपने देखा हो भाई पानी भरा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जब वहां पे अपन पहुंचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है लेकिन यहाँ पे वास्तव में पानी है ही नहीं। उसको बोलते हैं मृग तृष्णा, उसको क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा का प्रमुख कारण क्या है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घट जाता है, इसलिए ही मृग तृष्णा दिखाई देता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घट जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे अपन अपवर्तनांक घट जाएगा वायुमंडल का, ठीक है। और ये ज्यादातर अपन को गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला है साथियों कि मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकालीन में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है। भाई गर्मियों में मिट्टी के पानी में कहते हैं कि मिट्टी के घड़े से पानी पीना चाहिए, तो इसमें ठंडा क्यों हो जाता है, कारण क्या है, बिल्कुल वाष्पीकरण है। क्यों है वाष्पीकरण, क्योंकि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्रों से पानी वाष्प के रूप में बाहर आता है, वाष्प के रूप में बाहर आएगा तो मिट्टी जो है पानी को सोख लेगी, और फिर बाहर की वायु कैसी है, गर्म है, तो गर्म वायु जिस समय मिट्टी के ऊपर पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, मिट्टी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अपना पानी ठंडा हो जाएगा, तो वाष्पीकरण राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो हवा में आर्द्रता, आर्द्रता है नमी, नमी को किस यंत्र की मदद से मापते हैं, पता है कि आपको किस यंत्र की मदद से मापते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्या आ जाएगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा ही अपन हवा में आर्द्रता का मापन करते हैं, क्या जाएगा, हाइग्रोमीटर। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। आलू के चिप्स आदि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनकी पैकेजिंग में निम्नलिखित में से कौन सी नामक अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो पैकेजिंग को खराब होने से दोस्तों अपन नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, जी हाँ, जो आप चिप्स खाते हो, ठीक है, कुरकुरे खाते हो, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, इसकी व्याख्या देख लीजिए कि नाइट्रोजन गैस लंबे समय तक स्नैक्स को क्रिस्पी बनाए रखती है, यानी कि जो आपकी कुरकुरे हैं उनको क्रिस्पी बनाए रखती है, खराब होने से बचाती है, तथा बैक्टीरिया वगैरह से पैदा होने से उनको खतरे से बचाती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब कई लोग कहेंगे सर CO2 किया जाता है, नहीं CO2 का नहीं किया जाता, नाइट्रोजन गैस का किया जाता है। चलिए अगला चिकित्सा जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बिल्कुल क्या जाएगा, हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। और जीव विज्ञान के जनक आपसे पूछ रहे तो अरस्तु को जाना जाता है, किसको, अरस्तु को, जीव विज्ञान के जनक के रूप में, ठीक है। देखिए पशुधन सहायक में पूछा गया प्रश्न 2022 में ही, ठीक है। तो चिकित्सा के जनक के रूप में अपने हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। ईसीजी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ईसीजी की फुल फॉर्म आ जाएगी, पता है क्या है, बिल्कुल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपने ईसीजी की फुल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा आपको अभ्यास करना होगा, शुरुआत में आपको चीजें कुछ कुछ तो समझ में आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगी। आपको अगर लगता है कि मेरे को विज्ञान सही ढंग से पढ़ना है तो आप 6 से लेकर के 8वीं तक की पुस्तकों को लेकर बैठ जाइए, एक एक पार्ट को, दो पार्ट को, छोटे छोटे पार्ट है, छोटे छोटे अध्याय हैं, छोटे छोटे लेसन है, उनको आप पढ़ लीजिए, बहुत एनफ है आपके लिए, ठीक है। आप 15 से 20% आसानी से हल कर सकोगे। उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, आप सबको पता है, प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए
निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो तो लिटमस ही है। इधर तो क्या है? लिटमस ही है। हल दिया जाता हो तो अपन हल्दी करते। ठीक है, देखिए लिटमस के बारे में सबको पता है कि फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर सुखा लिया जाता है। क्या करते हैं? फिल्टर जो पेपर होता है उसके टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर सुखा लिया जाता है, जिससे नीला व लाल लिटमस पत्र अपन को प्राप्त होता है। सबको पता है नीला और लाल लिटमस पत्र होते हैं। ठीक है, किसी विलयन में यदि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो विलयन अम्लीय होता है, यानी कि नीला लाल में चेंज हो जाता है तो अपन कहते हैं कि एसिड है। क्या है? एसिड है। और अगर लाल नीला हो जाए, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए तो अपन कहते हैं क्षारीय, मतलब बेस है। ठीक है, इसके बारे में मुझे पता है, आप सब जानते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? यानी कि जो सूखे पौधों की जो डंडी होती है उनको अपन अन्य कणों में से किस तरह से पृथक करते हैं, उस विधि का नाम क्या है? ये दोस्तों अपने छठी या फिर 7वीं 8वीं क्लास में पूछा गया प्रश्न है, थ्रेशिंग विधि। ठीक है, थ्रेशिंग विधि में अलग करते हैं। 8वीं क्लास में पूछा गया कृषि प्रबंधन द्वारा, ये पार्ट है पहला ही, कृषि प्रबंधन। ठीक है, यानी कि थ्रेसिंग होती है जब अपने, तो थ्रेसिंग में क्या करते हैं अपन, सूखे जो जो पौधों की जो डंडियां वगैरह होती है वो एक साइड मतलब तूड़े के रूप में निकल जाती है, और अन्य है वो जो अपने अनाज के रूप में आ जाता है, इसको थ्रेसिंग बोलते हैं ना। बिल्कुल वही है। अगला है कि भारत में चिकित्सीय संगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? यानी कि भारत में चिकित्सीय संगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो ये की गई थी साथियों 1971 को। ठीक है, 1971 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहां स्थित है? यानी कि सहेली नामक एक गर्भ निरोधक गोली आती है। ठीक है, जिस तरह से कॉन्डोम आते हैं उसी तरह से सहेली नामक एक गोली आती है जिसको लेना होता है। ठीक है, वो महिलाओं के लिए होती है। ठीक है, उसको उसको विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहां है? तो उसको विकसित करने वाला संस्थान आपसे पूछ लेता हूं, बताना लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ। लखनऊ कहां पे? यूपी में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? तो सबसे कम सघन ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम सघन दोस्तों शनि ग्रह है। क्या है? शनि ग्रह। शनि ग्रह सबसे कम सघन है, यानी कि ये वायु का एक बुलबुला भी कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, सबसे कम सघन ग्रह है ये। ठीक है, चलिए अगला है साथियों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो सौर मंडल से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? बस क्षुद्रांत होते हैं, उपग्रह होता है, धूमकेतु होता है, लेकिन उल्काएं नहीं है। क्या नहीं है? उल्काएं, उल्का पिंड बाहर से आए हुए हैं, ये ना कि अपने सौर परिवार के सदस्य हैं। अगला, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा है? तो संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक पूछ ले तो आपको क्या बताना है? संश्लेषित सूचक के बारे में बात करें तो फिनोल्फ्थालीन। जी हाँ, फिनोल्फ्थालीन है। क्या है? फिनोल्फ्थालीन है। ठीक है, और लिटमस कौन सा है? लिटमस अपने प्राकृतिक है। लिटमस है हल्दी, ये क्या है? गुड़हल की पंखुड़ियां, ये क्या है? ये अपने प्राकृतिक है। और संश्लेषित पूछ ले तो फिनोल्फ्थालीन है। संश्लेषित यानी कि कृत्रिम बोल सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए और आज का आपका लास्ट प्रश्न है ये रहा कि एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलईडी का पूरा नाम सबको पता है क्या होता है भाई? एलईडी जो आपके घरों में उपयोग होती है एलईडी, उसका नाम पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, तो ये थे कुछ 21 यानी 20-21 प्रश्न। कैसे लगे आपको प्रश्न? अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करना। अगर आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर बहुत सही है, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, हम आपका साथ अंत तक निभाएंगे, तो ही मैं इस मुहिम को आगे चालू करूंगा, नहीं तो मैं राजस्थान जीके के प्रश्नों को आपके लिए सामने हल करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मेरी एक छोटी सी मुहिम थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, मैं इसको अंत तक ले जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपके मैं गारंटी लेता हूं पशु परिचर में आपके साइंस सब्जेक्ट से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, इतना तो विश्वास कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।